एंटी डिफेक्शन लॉ, जब भी इस शब्द के साथ किसी खबर को पढ़ा जाता है तो बात आती है कि भाई कहानी कहीं ना कहीं, मामला कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। दिलचस्प होता भी है, लेकिन यहाँ पर किसी पार्टी की खुशी होती है, किसी पार्टी का गम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ की कहानी तब आती है जब वो सदस्य किसी पद पर हो, जैसे सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, या फिर विधायक ही क्यों ना हो। इस वक्त पर एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा की जाती है कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी का दामन थामने के लिए क्या उसकी सदस्यता सिर्फ पार्टी से नहीं, हाउस से भी जाएगी, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो या फिर लेजिस्लेटिव। इसको लेकर कई बार इस तरह के किस्से देखने को मिलते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ को सरपास कर दिया जाता है और उसके अंदर एक प्रावधान है 2/3 सदस्यों को साथ में लेकर जाने का। लेकिन 2/3 सदस्य, एक पूरे सदन के, एक पार्टी के अपने साथ लेकर दूसरी पार्टी में विलय करना और उसमें जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो आम तौर पर नहीं हो सकती। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो अब आम आदमी पार्टी के नहीं रहे क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, राघव चड्ढा की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर घोषणा की कि मेरे साथ आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और आम आदमी पार्टी हम छोड़ रहे हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि 2/3 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से मेरे साथ बीजेपी में जा रहे हैं और हम एंटी डिफेक्शन लॉ के इस प्रावधान का पालन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक, जो खुद भी राज्यसभा सांसद हैं, और अशोक मित्तल मौजूद थे। अशोक मित्तल एक बड़ा दिलचस्प नाम है क्योंकि राघव चड्ढा को जब आम आदमी पार्टी ने डेप्यूटी लीडर के पद से हटाया था राज्यसभा से, तो अशोक मित्तल ही वो शख्स थे जिन्हें डेप्यूटी लीडर बनाया गया था। इन 3 लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि हमारे साथ 4 सांसद और हैं, यानी कुल मिलाकर 7 सांसद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी फिलहाल 3 ही लोग, ये 3 सांसद जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने ही बीजेपी में सदस्यता हासिल की है, बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नबीन के साथ मिलकर। ये हो गई आज की कहानी। लेकिन इससे पहले इस तरह के कौन कौन से किस्से हुए हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जब इस तरह से 2/3 वाला जो प्रोविजन है उसका इस्तेमाल करके एक पार्टी के सांसद एक साथ चले गए दूसरी पार्टी में और पार्टी से उनकी सदस्यता और साथ में हाउस की जो सदस्यता वो भी उनकी नहीं गई। ये सारी जानकारी लेकर हमारे साथी शुभम आए हैं, जो राजधानी के प्रोड्यूसर भी हैं। आप देखते होंगे, पॉलिटिकल शो है हमारा। तो शुभम, सबसे पहले तो बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा। अगर हम पार्लियामेंट देखते हैं तो पार्लियामेंट में बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, विधानसभाओं में तो ये काफ़ी आमतौर पर देख ही लिया जाता है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं दिखाई दे देती हैं। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा ये एक बड़ा मंच कहलाता है और वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको सरपास कर पाना, 2/3 सदस्यों को अपने साथ किसी और जगह लेकर जाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि पार्लियामेंट में ऐसा कब हुआ, इसके पहले, राघव चड्ढा के केस के पहले? देखिए, होता क्या है कि छोटी छोटे स्तर पे, मतलब विधानसभा के स्तर पर अगर आप देखेंगे या फिर आप इक्का दुक्का पार्टियों को देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं कई जगहों पर। लेकिन जो आपने कहा लोकसभा राज्यसभा के स्तर पे, वहाँ तो ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी चीज़ है। लेकिन राज्यसभा में ये जो कड़ियाँ हैं एक आध बार हमें देखने को मिलेगा। अगर आप हाल के दिनों में याद करेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी बड़ी होती है, तो 5-7 साल जो है वो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 2019 का एक वाकया है, वो खास करके जब आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव बीत गया था और लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होता है वो लोकसभा चुनाव के ठीक एक साथ होता है। तो आप देखेंगे वहाँ पे कि कांग्रेस की बुरी हार हुई और इसके साथ वहाँ की जो रीजनल पार्टी है, जो अभी जिनके दिन अच्छे चल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के, उस समय उनके दिन खराब चल रहे थे। क्योंकि उस समय वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता हैं, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, उनकी पार्टी जीत गई और वो विधानसभा में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। तो इसका जो असर है, जब आप विधानसभा में कमज़ोर होते हैं तो फिर इसके असर जो हैं आपको वो लोकसभा राज्यसभा में दिखते हैं। असर ये हुआ कि जो इनके राज्यसभा में 6 सांसद थे पहले के चुने हुए, पहले की विधानसभा के नंबर्स के बेसिस पे, उन लोगों ने ये मन बनाया कि भाई अब हमारी जो है टीडीपी से जाने के दिन आ गए हैं और उन्होंने ये तय किया। तो 6 तब सांसद हुआ करते थे। मैं नाम अगर लिख के लाया हूँ, आप चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात कर रहे हैं, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। जी हाँ, तो वहाँ के 6 सांसद जो थे राज्यसभा सांसद, उन्होंने मन बनाया। जी, अब नाम बता। उनका नाम था कि एक वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश और जी मोहन राव। तो 6 सांसद में से 4 सांसद उन्होंने
ये तय किया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2/3 4 हुआ। तो ये बड़ा अजीब इत्तेफाक होता है, आप देखेंगे। अभी तो मैं आपको ये तो अब 6 में से 4। अब इस तरह का मसला है, जैसे आप देखेंगे कि इस तरह के टूट फूट का जो मामला है वो सबसे बड़ा है वो हाल के दिनों में जो लोगों के जहन में है वो एकनाथ शिंदे वाला। ठीक है, वो एकनाथ शिंदे वाला तो आज भी चर्चाएं आज भी उसकी चर्चाएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वो नंबर बना पाना, अब जैसे आज ही देखें आप 10 सांसद हैं इनके पास, 7 ही चाहिए 2/3 के लिए। ठीक है, और 7 ही ये जुटा पाए हैं और इस तरीके से ये एक टूट और विलय हो गई है। तो ये 2-3 तरह से ये चीजें होती है। एक तो क्या है कि एक तो टूट गए आप और टूट के आपने नई पार्टी बनाई। यहाँ पे क्या है, आप टूटे भी और आपने एक पार्टी में विलय भी कर लिया। और एंटी डिफेक्शन से अगर आप बच गए, क्योंकि अगर आप क्या है कि अगर आप 2-3 ही सांसद होते, जैसे 10 में से वो 7 को राजी कर गए, अगर 2-3 ही संख्या होती तो फिर सदस्यता जाने का खतरा है। विधानसभा के स्तर पे अगर सदस्यता चलेगी तो फिर से आपको चुनाव लड़ना पड़ता है, वो और ज़्यादा घातक कई बार हो जाता है कि भाई आपने बगावत की, दूसरी पार्टी जिसको आप छोड़ के आए वो गद्दारी के तौर पे देखती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन में ये सहारा लिया जाता है। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर के तौर पर जोड़ दूं दर्शकों के लिए कि अभी 3 ही सदस्य, जब तक हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं आपके लिए, तब तक के 3 ही सदस्यों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा जो 4 हैं उनमें स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और इस तरह से 2 और सांसदों के नाम चल रहे हैं, जिनमें स्वाति मालीवाल तो ट्वीट करके प्रॉपरली अपना इस्तीफा दे चुकी हैं, अपनी कहानी बता चुकी हैं। लेकिन इन 4 सांसदों का अभी बीजेपी में ज्वाइन करना, उनको विलय करना अभी बाकी है। और खुले तौर पर नाम है उनमें, उनको लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस है कि वो अमेरिका में है या क्या है, उनका साइन है या नहीं है, तो लेके सस्पेंस है, वो चलता रहेगा। लेकिन हम जो वाकया बता रहे हैं आपको कि वो मौके जब बड़ी बड़ी टूट हुई, तो इसमें मैंने तो एक लोकसभा वाला आपको मामला बताया, सॉरी राज्यसभा वाला मामला बताया, जो संसद का मामला है। लेकिन जो सबसे मज़ेदार इंसिडेंट जो अब तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वो अरुणाचल प्रदेश वाला है जी। और अरुणाचल प्रदेश में आपको याद होगा कि वहाँ पे 60 विधायक थे। ठीक है, 60 मतलब 60 विधानसभा, 60 सीटों की विधानसभा कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन है। और उसमें से तब कांग्रेस, दिसंबर 2016 की बात है, कांग्रेस की सरकार वहाँ पे चल रही थी। और एक सुबह ये खबर आई कि जो 43 विधायक हैं कांग्रेस के, टोटल विधायक थे वहाँ पे शायद 46 थे। ठीक है, और उसमें ये खबर आई कि 43, मतलब आप समझ रहे हो पूरी पार्टी ही एक तरह से उन्होंने बोला कि हम अलग हो रहे हैं। और जो बीजेपी के साथ एक गठबंधन चल रहा था उसमें वो शामिल हो गए। वो पार्टी थी पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसमें शामिल हो गए। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो पेमा खांडू कर रहे थे, बाद में फिर वो बीजेपी में वो शामिल हो गए और अभी भी उनकी ही सरकार चल रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बार बार होता है। लेकिन ये जो था कि आप 45 में से 43 लोग, 46 में से 43 लोग ये चले गए, ये पूरी पार्टी ही एक तरह से चली गई। और वहाँ पे अब क्या ही एंटी डिफेक्शन करेंगे, जो बच गए वो खुद सोच रहे हैं कि कहीं मेरे पे एंटी डिफेक्शन ना लग जाए। वैसे हम लोग यहाँ पे हंस रहे हैं काफ़ी, क्योंकि बात बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है। हालांकि इसको लेकर, एंटी डिफेक्शन को लेकर ये भी एक क्रिटिक्स कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि जनता जो मैंडेट देती है वो किसी एक पार्टी को उसकी आइडियोलॉजी देखकर, नेताओं को इस तरह से देती है, और उसके बाद फिर अगर आप पार्टी बदल लेते हैं तो एक तरह से जनता के मैंडेट पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन यही एंटी डिफेक्शन लॉ ये भी इजाजत देता है कि अगर आप 2/3 या उससे ज्यादा सदस्य जुटा पा रहे हैं तो आपको इजाजत है। तो इसलिए ये इसकी एक आलोचना का भी बिंदु है कि आप जो है कि आप अकेले या 2 लोग की टूट जो है ये सही नहीं है। लेकिन आलोचना का बिंदु ये है कि भाई आप बड़ी टूट कर सकते हैं जी, ठीक है ना, हालांकि इसके पीछे का मकसद दूसरा था। मकसद ये था कि ना आप इतनी बड़ी संख्या जुटा पाएंगे, ना ये कर पाएंगे। लेकिन अब ये राजनीतिक कौशल ही है, इसको क्या बोलेंगे, राजनीतिक कौशल ही कहेंगे। और एक तरह से फिर उसमें ये भी हो जाता है कि पार्टी का जब बड़ा धड़ा ही इस चीज को लेकर सोच रहा है कि हम चेंज करना चाहते हैं, तो एक तरह से वो इंटेंशन फिर ओवरऑल ही मानी जा सकती है कि बहुमत जब पार्टी का उनके साथ सदस्यों का, तो यही कहेंगे ना भाई, देखिए जो बहुमत जिस तरफ है आप कहेंगे कि वही बड़ी पार्टी हुई। खैर, तो ये है, अगले इंसिडेंट पे बात करते हैं हम, क्योंकि आपने अभी राज्यसभा की बात की, एक आपने विधानसभा हमें अरुणाचल प्रदेश की बता दी जहां का काफी इंटरेस्टिंग मामला है। इसके बाद महाराष्ट्र की आप बात कर रहे थे। महाराष्ट्र वो तो हल्का सा जिक्र करते हैं, चलो वो तो लगभग हर कोई वाकिफ है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से, शरद पवार की पार्टी। और एक दिन ये तय हुआ, जून 2022 का ही महीना था शायद, हाँ, कि शिवसेना के जो 38 विधायक हैं, कुल 55 विधायक थे, और आप देखिए अब 18, 36, 54, वहाँ पे भी 37, 38 ही चाहिए। और उतने विधायक ही मुंबई छोड़कर गुवाहाटी पहुँच गए। और गुवाहाटी पहुँच गए और फिर गुवाहाटी में वो रहने लगे, रहे कुछ दिन, और फिर वहाँ से एकनाथ शिंदे
उनके नेता बनकर उभरे और फिर वो बड़ी टूट हुई और वो टूट भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच गई, क्योंकि 2/3 विधायक के साथ एकनाथ शिंदे एग्जैक्ट 2/3 विधायकों के साथ ही वो वहाँ पे गए थे। उसमें सबसे दिलचस्प तब हुआ क्योंकि अक्सर इस तरह की स्थितियों में होता क्या है कि आप देखेंगे कि लोग पाते हैं कि जिन्होंने बगावत की या जिन्होंने टूट की उन्हें छोटा पद मिलता है, वो डिप्टी सीएम होते हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब उस दिन ये ऐलान हुआ कि ये जो इन्होंने टूट की है और जो नई सरकार बनेगी उसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और जो देवेंद्र फडणवीस होंगे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हुए थे। तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, फिर बाद में वो आखिर के दिनों तक रही थी। हालांकि इसमें वही बात है कि एक पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक दूसरे के लिए धक्का हो सकता है। उद्धव ठाकरे और उनका जो यूबीटी फैक्शन था शिवसेना वाला, उसने काफ़ी इस मूव की आलोचना की और जो एकनाथ शिंदे ने किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये दिखाई नहीं दे रहा था, पहले से पार्टी के अंदर ये गतिविधियां चल ही रही थी और अंदर खाने से कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि उद्धव ठाकरे पहले ही उन्हें ऑफर कर चुके थे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की सीट। लेकिन वही बात है कि कुछ समझौते हो पाते हैं, कुछ सामंजस्य बन पाता है, कुछ नहीं बन पाता है। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई थी कि जब वो पार्टी को तोड़कर लेकर गए अपने साथ तो चुनाव आयोग तक ये मामला पहुंचा। चुनाव आयोग में ये बहस हुई कि हाँ असली शिवसेना कौन है, इलेक्शन सिंबल किसको मिलेगा शिवसेना का, और फिर वो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और अंत में तय ये हुआ कि एकनाथ शिंदे जो अपने साथ सदस्यों को लेकर गए थे, अपनी एक अलग शिवसेना बनाकर लेकर गए थे, असली शिवसेना वो रहेगी और उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूबीटी आज भी कहा जाता है। आप कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा था कि उस समय एक्चुअली वही अंतर है। जैसे अभी का क्या है कि ये अलग हुए राघव चड्ढा और उनके साथ में लोग, और इन्होंने बीजेपी के साथ मर्ज कर लिया खुद को। एकनाथ शिंदे ने ऐसा नहीं किया था, वो लेके गए और फिर उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई असली शिवसेना हम हैं। और फिर इसके लिए उन्होंने ये बताया कि देखिए भाई ये तो विधायकों का ग्रुप हो गया हमारे साथ, अब हमारा संगठन में भी हमारे इतने लोग हैं, हम सांसद में भी जो लोकसभा में जो नंबर है वहाँ पे भी हमारे पास इतने सांसद है। तो इस तरह से कई मोर्चों पे ये तय करना पड़ता है कि पार्टी हमारी है। तो यहाँ पे राघव चड्ढा ने ये क्लैरिटी रखी है कि भाई पार्टी पे उनका दावा नहीं है, हमारी सदस्यता नहीं जा रही है और हम उधर जा रहे हैं। खैर, दो छोटे से इंसिडेंट और बताते चलो, बहुत लंबी श्रृंखला है इसमें। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो चीज़ें हुई उसमें भी अगर आप देखेंगे जैसे लंबी श्रृंखला है। अगर आप देखेंगे कमलनाथ और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो मसले हुए हैं उसके बाद वहां पे भी टूट हुई, लेकिन वो इस तरह की टूट नहीं थी। लेकिन दो टूट का जिक्र मैं करता चलूं, वो भी ऐसी टूट थी कि जिसमें सरकार चली गई, जो सीएम था सीएम बदल गया, सरकार चली गई, लेकिन वो 2/3 बड़ी वाली टूट नहीं थी। विधायकों एक ठीक ठाक संख्या में विधायक 20 के करीब जो भी था वो विधायक गए और उसके बाद नंबर गेम बदल गया, उनका इस्तीफा हुआ और फिर बीजेपी बहुमत में आ गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। खैर, मसला जो दो अभी हाल फिलहाल का था जिसमें बड़ी टूट हुई थी, उसमें एक तेलंगाना का है। 2019 का इंसिडेंट है ये, और उसमें कांग्रेस के 19 उस समय विधायक होते थे। उनमें से एक विधायक, उस समय लोकसभा चुनाव हुआ था, वो सांसद हो गए थे। ठीक है, उस समय केसीआर की सरकार चल रही थी वहां पे, के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति उनकी पार्टी है। तो टीआरएस तो बीआरएस हो गई है, अब बीआरएस हो गई है। हाँ, भारत राष्ट्र समिति हो गई है। जी, सही कहा आपने। तो उस समय उनकी संख्या ठीक ठाक थी, 119 विधायकों वाले विधानसभा में 88 के करीब नंबर था उनका शायद। ठीक है, मैं मतलब अगर ठीक ध्यान आ रहा है मुझे तो मतलब ठीक नंबर था, पर्याप्त नंबर था। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई, कांग्रेस की बुरी हार हुई और फिर उन्होंने एक मौका पाया और 19 में से एक विधायक जो हैं वो सांसद हो गए थे। 18 बचे और 18 में से 12, तब भी टेक्निकली आप देखें तो ठीक 2/3, 12 जो है वो चले गए बीआरएस में और इस तरह से वो बनी। एक और इंसिडेंट जो है हल्का सा मैं जिक्र करते चलो, गोवा का। गोवा में भी ऐसा मसला हुआ था, जब वहाँ पे जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, नहीं, दिगंबर कामत, कांग्रेस की तरफ से। हाँ, तो इन कांग्रेस के उस समय करीब 11 में से 8 विधायक जो हैं वो उन्होंने पार्टी तोड़ लिया था और वो सीधे बीजेपी में जाके शामिल हो गए थे। गोवा में ये बार बार होते रहता है, वहाँ पे छोटे छोटे दल जो हैं बार बार आप देखेंगे दो विधायक हैं, दोनों चले गए हैं, 3, अब 2 में से 1 चला गया, वो 3 में से 2 चले गए, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, लेकिन 11 में से 8 चले गए, 20 में से 12 चले गए, तो ये थोड़ा सा बड़ी इंसिडेंट होता है। तो ये कई कहानियों का एक समुच्चय है जो मैंने आपको बताया। बेशक, और गोवा चूंकि छोटा राज्य है, देश का सबसे छोटा राज्य है, तो वहाँ पे तो
सीट्स भी कम होंगी और इस वजह से आसान भी होगा। लेकिन आपने जिस घटना से शुरुआत की थी, टीडीपी की घटना, चंद्रबाबू नायडू की घटना, और उनके जब सांसद अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ी बात होती है। और झटका बेशक उसमें चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी पार्टी को भी लगा होगा जब उनके सांसद इस तरह से बीजेपी में चले गए राज्यसभा में। लेकिन पॉलिटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि आज वही टीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। हाँ, और उनके ही दम पे सरकार चल रही है। मतलब जो दो एक किरदार जो इस सरकार को नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार खड़ा कर बनाने रखे के हैं। लिए सबसे अहम पिलर हैं, उसमें नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू ही हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं। तो ये दो एक चीज़ें हैं। और एक दिलचस्प बात इस तरह के सिनेरियो में निकलता है, खास करके राज्यसभा में जब आप देखो। अब आप देखिए कि पंजाब में बीजेपी के विधायक शायद 2 हैं शायद, ठीक है, लेकिन वो अब उनके 5-6 सांसद होंगे पंजाब से, ठीक है। अब आप देखिए ये, तो ये इंटरेस्टिंग पहलू है कि उन राज्यों से, क्योंकि जो राज्यसभा है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब राज्य में आपके पास विधायक नहीं है, फिर भी आप सांसद जुटा लें, तो ये तो राजनीतिक कलाबाजी तो है ही। बेशक बड़ा दिलचस्प फैक्ट आपने, बड़ा दिलचस्प पॉइंट यहाँ पर उठाया। व्यूअर्स भी बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। और यही चीज़ आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही है। जब सीएम भगवंत मान कहते हैं कि पंजाब के लोगों के साथ बीजेपी ने धोखा किया है, जब पूर्व सीएम दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, संस्थापक सदस्य अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब के लोगों को बीजेपी ने फिर से धक्का दिया है, तो इशारा इसी ओर होता है, क्योंकि पंजाब की तरफ से ही राघव चड्ढा राज्यसभा पहुंचे थे और पंजाब के ही बल पर वहां पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्हीं के नॉमिनेशन से राघव चड्ढा वहां पर जो भी बातें करते थे वो करते थे। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी को और उसी सरकार को छोड़कर वो बीजेपी में चले गए। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी अपनी तरह से रिएक्शंस दे रही है। अब ये सारी जो बातें हम लोगों ने आपको बताई, हमारे साथी शुभम जो आपको सारी जानकारियां दे रहे थे, बीते समय के जो एंटी डिफेक्शन लॉज थे जिनका इस्तेमाल करके 2/3 सदस्यों को ले जाकर काफ़ी बड़े फेरबदल किए गए, इन सभी किस्सों पर, इन सभी जानकारियों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि राघव चड्ढा वाले इंसिडेंट पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपकी क्या टिप्पणी है, सब कुछ बताइएगा। और ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा। हमारे साथी प्रशांत इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं नावेद हूं। देखते रहिए ललन टॉप।